Hello everyone, welcome back to our channel PWIT JAM and CSR Net and Udgam series. So आज का जो लेक्चर है दैट इज CSR Net परस्पेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs जो बहुत बार पूछे जाते हैं एंड हमने इनसे रिलेटेड टॉपिक्स भी कवर किए हैं. सो हम एक क्विक रिवीजन भी कर लेंगे उन टॉपिक्स के, उसके साथ साथ हम इन PYQs को देख के एक डिफरेंट तरीके से समझ पाएंगे कि क्वेश्चन कैसे आता है और आप लोगों को क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है. सो बहुत बार क्वेश्चन डिलेमा में ये होता है कि ग्राफ समझ नहीं आते. सो एक दो क्वेश्चंस आप ग्राफ के भी देखेंगे जहां पे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको ग्राफिकल क्वेश्चंस को डील करना है, किस तरीके से आपको ग्राफ वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द सेशन. सो वी आर गोइंग टू डू विद द CSR Net PYQs. सो सबसे इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन है दैट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज मॉडल सिस्टम फॉर एलिसिडेशन ऑफ लिपिड बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये क्वेश्चन अगर हम बात करें CSR Net इस क्वेश्चन को पूछना बंद कर चुका है. अब CSR Net जब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जब पूछता है तो उसको बहुत मॉडिफाई करके पूछता है, डायरेक्ट पूछना बंद कर चुका है. लेकिन DBT इस क्वेश्चन को पूछ सकता है. सो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि कौन सा सेल था जिसे यूज किया गया था लिपिड बाइलेयर को स्टडी करने के लिए, लिपिड बाइलेयर के स्ट्रक्चर को समझने के लिए. सो वो सेल थी आपकी RBCs. दैट इज ऑप्शन नंबर C. सो अगर हम इसकी बात करते हैं, RBCs वर द सेल्स दैट वर यूज्ड टू स्टडी योर लिपिड बाइलेयर. लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर समझने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझने के लिए RBCs को यूज किया गया था. अब क्वेश्चन आता है क्यों RBCs ही क्यों? क्योंकि RBCs में अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है लेकिन इंटरनल मेम्ब्रेन्स दैट इज सेल के अंदर की कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है. तो अल्टीमेटली अगर आप कभी भी आइसोलेशन करोगे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेंट्रीफ्यूज करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन मिलेगी, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी बहुत आसान हो गई थी RBCs को लेके, क्योंकि RBCs के कंपोजिशन में सिर्फ और सिर्फ एक लौती मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोई भी इंटरनल मेम्ब्रेन्स नहीं है जो कंटामिनेशन कर पाए. Hence, they were used for the study of lipid bilayer, that is your plasma membrane. Second question. So, question की बात करें तो question DBT perspective से important है. अगर हम CSR Net की बात करें तो CSR Net ने इस पार्ट से ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया. सो अगर हम बात करें क्वेश्चन CSR Net में तो हाँ, मॉडिफाई करके सेक्शन C में पार्ट बन सकता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. So most common type of phospholipids in the cell membrane of myelin sheath surrounding nerve cell is, बहुत बार क्वेश्चन आता है ये वाला कि most abundant phospholipid in your nerve cell का most abundant phospholipid क्या है, that is sphingomyelin. चलो so यहाँ पर आए हैं तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फॉस्फोलिपिड्स को. सो अगर हम सेल की बात करें या हम मेम्ब्रेन की बात करते हैं, मेम्ब्रेन लिपिड्स की जब हम बात करते हैं तो मेम्ब्रेन लिपिड्स में तीन मेजर टाइप ऑफ लिपिड्स हमें देखने को मिलते हैं. फर्स्ट इज योर फॉस्फोलिपिड्स, सेकेंड टाइप इज योर ग्लाइकोलिपिड्स and the third one is your स्टीरॉल. सो अगर हम बात करते हैं मेम्ब्रेन इन लिपिड्स तो तीन मेजर टाइप है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्टीरॉल. एंड उसमें भी फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो दो टाइप के हैं, फॉस्फोग्लिसराइड्स एंड योर स्फिंगोलिपिड्स. जो आपके फॉस्फोलिपिड्स है वो दो टाइप के हैं, फॉस्फोग्लिसराइड और स्फिंगोलिपिड्स. अगर एक बार जर्नलाइज स्ट्रक्चर देख लेते हैं फॉस्फोग्लिसराइड का. सो ग्लिसरॉल की बैकबोन है, 3 कार्बन का ग्लिसरॉल है जिसकी बैकबोन है. इस ग्लिसरॉल पे जुड़ते हैं 2 फैटी एसिड एंड थर्ड कार्बन की जब हम बात करते हैं तो थर्ड कार्बन पे जुड़ता है एक फॉस्फेट. एंड इसी फॉस्फेट ग्रुप से बहुत अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स जुड़ते हैं, एल्कोहल्स जुड़ते हैं, जिसमें मेजरली हम पढ़ते हैं इथेनॉल अमाइन मोस्ट अबंडेंट, मिथेनॉल अमाइन, सीरीन एंड योर कोलिन. तो ये बात हो गई हमारे स्ट्रक्चर की फॉस्फोग्लिसराइड, फॉस्फेट ग्रुप, ग्लिसरॉल,
प्लस योर फैटी एसिड। 3 कार्बन का ग्लिसरॉल बैकबोन है, जो 2 फैटी एसिड्स प्रेजेंट है, उसके साथ साथ 3rd कार्बन पर फॉस्फेट होता है, जिससे डिफरेंट स्मॉल ग्रुप्स जुड़ते हैं। वहीं पर स्फिंगोलिपिड की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक स्फिंगोसिन की बैकबोन है। स्फिंगोसिन की एक बैकबोन होती है जिसके अमाइनो ग्रुप पर जुड़ता है फैटी एसिड, वहीं पर इसके एल्कोहलिक ग्रुप पे जुड़ता है आपका डिफरेंट ग्रुप्स। अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स की, तो ग्लाइकोलिपिड्स के केस में जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है आपके स्फिंगोलिपिड से, सिमिलर टू स्फिंगोलिपिड्स, बट फॉस्फेट नहीं होता, बट फॉस्फेट रिप्लेस्ड बाय शुगर्स। जहां पर आपको स्फिंगोलिपिड में फॉस्फेट देखने को मिलता है, वहीं पर आपको ग्लाइकोलिपिड्स में शुगर्स, नाम बता रहा है ग्लाइको, दैट मींस शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। स्टीरॉल की जब हम बात करते हैं, मेमेलियन सेल का मोस्ट अबंडेंट स्टीरॉल होता है कोलेस्ट्रॉल। तो ये एक सॉर्ट ऑफ क्विक रिवीजन भी हो गई। अभी इसके बाद एक चीज और समझानी है। पहले हमने देखा कि जो मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं वो 3 डिफरेंट टाइप्स के हैं, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, स्टीरॉल्स। फॉस्फोग्लिसराइड और स्फिंगोलिपिड 2 पार्ट हैं आपके फॉस्फोलिपिड्स के। जनरलाइज स्ट्रक्चर देखोगे, फॉस्फोग्लिसराइड में ग्लिसरॉल की बैकबोन है, 2 कार्बन पर फैटी एसिड चेन है और 3rd पर फॉस्फेट लग के उसके बाद डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हैं। स्फिंगोलिपिड्स में स्फिंगोसिन की बैकबोन है, अमाइनो ग्रुप पर फैटी एसिड है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर अलग अलग ग्रुप्स जुड़ते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स का स्ट्रक्चर स्फिंगोलिपिड से मिलता जुलता है, जस्ट फॉस्फेट रिप्लेस हो जाता है शुगर से। स्टीरॉल्स में मेमेलियन सेल का मोस्ट अबंडेंट स्टीरॉल है कोलेस्ट्रॉल। इसमें अगर हम बात करें तो मेजरली जो क्वेश्चन आता है वो आता है मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोलिपिड्स कौन से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोलिपिड, ध्यान से देखना, मैंने मेजर कैटेगरी लिख दिया फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। मैंने फॉस्फोग्लिसराइड और स्फिंगोलिपिड्स को अलग नहीं किया, मैंने मेजर कैटेगरी लिखी है फॉस्फोलिपिड्स की। तो इसमें है हमारे पास 4। सबसे पहले स्फिंगोमाइलिन, सेकेंड हमारे पास है फॉस्फाटिडाइल इथेनॉल अमाइन। Third we have phosphatidylcholine, and then we have phosphatidylserine। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सबको याद रहने चाहिए। मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोलिपिड जो है वो स्फिंगोमाइलिन, फॉस्फेटिडाइलकोलिन, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन, फॉस्फेटिडाइलसीरीन, जहां पर ये तीनों आपके फॉस्फोग्लिसराइड है। तो आपको डिस्क्रिमिनेशन करना भी आना चाहिए। फॉस्फोग्लिसराइड पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, अगर आपको फॉस्फोलिपिड पूछा जाए तो आप दोनों कैटेगरीज को मिला सकते हो, एंड ये आपका स्फिंगोलिपिड है। दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन जो हमने अभी कवर किया। हमने पूछा गया था कि मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोलिपिड in the membrane of myelin sheath, that is your sphingomyelin. Moving to next question. Phosphatidylserine, an important component of biological membrane is. Phosphatidylserine कहाँ पर प्रेजेंट होता है? Phosphatidylserine जो होता है वो प्रेजेंट होता है इनर लीफलेट, बट कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ये फ्लिप फ्लॉप करके आउटर लीफलेट पर भी चला जाता है। So phosphatidyl, an important component of biological membrane, is located in outer leaflet, but flip-flop to inner? No, it is located on inner leaflet, flip-flops to outer leaflet in specific condition. ये specific condition आपकी apoptosis है। apoptosis के केस में phosphatidylserine जो है वो एक eat me सिग्नल का काम करता है,
स्पेशली आपकी फेगोसाइटिक सेल्स को सिग्नल करता है कि ये अपोप्टोटिक बॉडीज हैं, इन्हें डिग्रेड करना है। सो जब आपकी अपोप्टोसिस हो रहा होता है, अपोप्टोटिक सेल के केस में जो आपका फॉस्फेटिडाइलसिरीन होता है वो इनर लीफलेट से आउटर लीफलेट पे फ्लिप फ्लॉप कर जाता है, एंड दैट इज द केस। बोथ लीफलेट्स पर प्रेजेंट है, मिडल ऑफ द बाइलेयर, द इनर लीफलेट, बट फ्लिप फ्लॉप्स टू आउटर इन स्पेसिफिक कंडीशन, दैट इज अपोप्टोसिस। एंड ये जो कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ते हो, आप पढ़ते हो एसिमेट्री ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एसिमेट्री ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, तो एक इनर लीफलेट है, एक आउटर लीफलेट है। तो दोनों मोनोलेयर्स या लीफलेट्स का जो कंपोजिशन है वो सेम नहीं है, अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉस्फेटिडाइलसिरीन जो है वो इनर लीफलेट में अबंडेंस में प्रेजेंट होता है, दैट इज एसिमेट्री, दैट इज दोनों लीफलेट्स का जो कंपोजिशन है या मोनोलेयर्स का जो कंपोजिशन है वो सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। एंड इस कॉन्सेप्ट को जाना जाता है एसिमेट्री ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से। अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको एसिमेट्री पढ़ना भी जरूरी है। एंड स्पेशली कहूँ तो इस टॉपिक को पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि सेक्शन बी के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। Glycophorin having one highly hydrophobic domain is able to span phospholipid bilayer membrane only once. अब इस कॉन्सेप्ट में आपको याद रखना है कि जितने हाइड्रोफोबिक रीजन्स होंगे उतनी बार एक प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या किसी भी मेम्ब्रेन को स्पैन कर सकता है, क्रॉस कर सकता है, या उसको ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्शन में कन्वर्ट होता है। दैट इज, क्या याद रखना है, नंबर ऑफ hydrophobic regions equals to number of membrane spanning or transmembrane regions. सो हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्लाइकोफोरिन के पास एक हाइड्रोफोबिक डोमेन होता है, तो वो कितनी बार मेम्ब्रेन को स्पैन करता है। तो जितने हाइड्रोफोबिक रीजन होते हैं उतनी बार एक प्रोटीन मेम्ब्रेन को स्पैन कर सकता है, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर सकता है। अब ऐसा क्यों, आपने क्यों बोला कि हाइड्रोफोबिक रीजन होंगे उतने ही ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन होंगे। सो इसके लिए आपको ये समझना है आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका इंटीरियर क्या है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हो कि ये आपकी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इंटीरियर है दैट इज हाइड्रोफोबिक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इंटीरियर है दैट इज हाइड्रोफोबिक, एंड वी हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइक डिसॉल्व्स लाइक। दैट इज, अगर एक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोफोबिक के साथ इंटरैक्ट करेगा, एक हाइड्रोफिलिक पोलर मॉलिक्यूल है तो पोलर मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करेगा। वेरी सिंपल। सो अगर एक प्रोटीन को इस रीजन से आर पार जाना है, इस रीजन को क्रॉस करना है, तो उसके पास हाइड्रोफोबिक रीजन होना जरूरी है, तभी लाइक डिसॉल्व लाइक की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी और प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन को स्पैन कर पाएगा। इसलिए जितने हाइड्रोफोबिक रीजन्स होते हैं उतनी ही बार प्रोटीन क्रॉस कर सकता है। हाइड्रोफिलिक रीजन को यूज करते हुए कभी भी प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन को स्पैन नहीं करेगा, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। सो याद रखोगे, नंबर ऑफ हाइड्रोफोबिक रीजन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मेम्ब्रेन स्पैनिंग और ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन। व्हाई? बिकॉज ऑफ लाइक डिसॉल्व्स लाइक की प्रॉपर्टी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या किसी भी मेम्ब्रेन का जो इंटीरियर है वो हाइड्रोफोबिक है, तो अगर प्रोटीन को इस पर्टिकुलर हाइड्रोफोबिक रीजन को क्रॉस करना है, इसके आर पार जाना है, तो उसके पास खुद भी हाइड्रोफोबिक रीजन होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जीपीसीआर जो है वो आपके मेम्ब्रेन को 7 टाइम्स स्पैन करते हैं, उनके पास 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन होते हैं, 7 हाइड्रोफोबिक रीजन्स होते हैं। If one of the two fatty acyl chain is removed from the phosphoglyceride by hydrolysis in solution, such phospholipids will form micelles. अब ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पर सबको ये चीज याद रखनी है कि अगर कभी भी एक फैटी एसाइल चेन है, अगर फॉस्फोग्लिसराइड में एक फैटी एसाइल या फैटी एसिड चेन है और कभी अगर 2 फैटी एसिड चेन है, सो यू नीड टू रिमेंबर, अगर कभी भी
फॉस्फोग्लिसराइड के पास एक फैटी एसिड चेन है तो माइसिल बनता है, और कभी भी दो फैटी एसिड चेन है तो लिपिड बाइलेयर बनती है। एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो ये आपका एक फॉस्फोग्लिसराइड, ये पर्टिकुलर फॉस्फोग्लिसराइड जिसके पास एक फैटी एसाइल चेन है, तो उसका ओरिएंटेशन किस तरीके से होता है, बाहर की तरफ सारे हेड और सेंट्रल पार्ट में उसकी सारी टेल्स अपने आप को अरेंज कर लेती हैं। सो ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो माइसिल का होता है, जो आप लोग पढ़ते हो। आप लोगों ने अगर क्लेंजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोप में हम सबसे पहले हमें माइसिल बनाना सिखाया जाता है। सो माइसिल के केस में क्या होता है, जो आपके पोलर हेड्स हैं वो सारे बाहर की तरफ ओरिएंटेड होते हैं, पोलर हेड्स जो हैं वो बाहर की तरफ ओरिएंट होते हैं, वहीं पर जो टेल है वो इंटीरियर में आ जाती है। दैट इज एक्चुअली बेसिकली अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। वहीं पर अगर किसी फॉस्फोग्लिसराइड के पास दो फैटी एसाइल चेन है तो वो एक लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर बनाती है। तो लिपिड बाइलेयर इज एक्चुअली अ शीट लाइक स्ट्रक्चर, वहीं पर जो माइसिल होता है दैट इज एक्चुअली अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर। तो ये आप देख पाओगे दोनों स्ट्रक्चर्स में, ये आपका शीट लाइक स्ट्रक्चर है लिपिड बाइलेयर, वहीं पर जो आपका माइसिल है दैट इज एक्चुअली अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर। तो आपको ये कॉन्सेप्ट लर्न ही कर लेना है कि अगर कभी भी एक फैटी एसिड चेन है तो माइसिल फॉर्मेशन होता है, और दो फैटी एसिड चेन होती है तो लिपिड बाइलेयर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये क्वेश्चंस कराने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, दैट इज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। वन सेकेंड। सो इसको पढ़ने से पहले, नेक्स्ट क्वेश्चंस करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी क्या होता है। सबसे पहले तो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, मेम्ब्रेन जो है फ्लूइडिटी क्यों शो करती है, बिकॉज ऑफ लिपिड्स। सबसे पहले फ्लूइडिटी होता क्या है, फ्लूइडिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू फ्लो, फ्लूइडिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू फ्लो, एंड मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी होती है दैट इज बिकॉज ऑफ लिपिड्स। चलो ये हो गए बात। तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक है टेम्परेचर, और एक है कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स। मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर और कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स पर। कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स में भी दो चीजें हैं, एक है लेंथ ऑफ फैटी एसिड चेन, लेंथ ऑफ फैटी एसिड चेन्स, एंड दूसरा है आपका सैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड चेन्स, सैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड चेन। तो हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, जो डिपेंड करता है दो चीजों पर, एक है टेम्परेचर पर और एक है कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स। कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स में दो क्राइटेरिया हैं, लेंथ ऑफ फैटी एसिड चेन और दूसरा है सैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड चेन। चलो टेम्परेचर से शुरुआत करते हैं। खुद सोच के देखो, सबसे पहले अगर आप एक केस में हाई टेम्परेचर दे रहे हो और एक केस में आप लो टेम्परेचर दे रहे हो, एक केस में आप हाई टेम्परेचर दे रहे हो और एक केस में आप लो टेम्परेचर दे रहे हो, कहां पर मॉलिक्यूल्स अच्छे से मूव कर पाएंगे। फ्लूइडिटी का मतलब क्या है, मूव करने की एबिलिटी,
फ्लो करने की एबिलिटी, मूव करने की एबिलिटी। तो एक तरफ आप हाई टेम्परेचर दे रहे हो और एक तरफ आप लो टेम्परेचर दे रहे हो, कहां पर मॉलिक्यूल आसानी से मूव कर पाएंगे, जल्दी मूव कर पाएंगे? हाई टेम्परेचर मींस हीट, हाई टेम्परेचर मींस हीट, यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी। हीट क्या है? हीट एक एनर्जी तो है। तो जब आप हाई टेम्परेचर दे रहे हो तो आप हीट दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो इन अ फॉर्म। तो जब आप मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दोगे तो मॉलिक्यूल्स आसानी से मूव करेंगे। अगर मॉलिक्यूल्स आसानी से मूव कर रहे हैं मतलब वहां पर फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी, वहां पर फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। वहीं पर लो टेम्परेचर इज योर फ्रीजिंग टेम्परेचर, जहां पर चीजें ठंडी होने लगती हैं। लो टेम्परेचर जो है फ्रीजिंग टेम्परेचर है। तो फ्रीजिंग टेम्परेचर पर क्या मॉलिक्यूल आसानी से मूव करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। हेंस यहां पर जो फ्लूइडिटी है वो डिक्रीज होती है, यहां पर जो फ्लूइडिटी है वो डिक्रीज होती है। टेम्परेचर के केस में हाई टेम्परेचर मतलब हम हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं मॉलिक्यूल्स को, तो जब हम एनर्जी देंगे तो फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। लो टेम्परेचर मींस फ्रीजिंग टेम्परेचर, जब आप ठंडा कर रहे हो, जमा रहे हो चीजों को, तो फ्लूइडिटी डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद हमें पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स। कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स में सबसे पहले आप पढ़ते हो लेंथ ऑफ फैटी एसिड चेन। लेंथ ऑफ फैटी एसिड चेन। सो अब आप लोग खुद देखोगे, दो केसेस आपको दिए जा रहे हैं। ये एक केस 1 है जहां पर शॉर्ट चेन है और ये एक केस 2 है जहां पर लॉन्ग चेन है। मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही हूं आप लोगों से। ये केस 1 है जहां पर शॉर्ट चेन है फैटी एसिड की और एक सेकेंड केस है जहां पर लॉन्ग चेन है। तो आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस में नंबर ऑफ इंटरैक्शन ज्यादा होंगे। खुद देख के बताओ डायग्राम में से, खुद सोचो, बताओगे कैसे। सो खुद सोचो कि किस में, केस 1 या 2 किस में जो इंटरैक्शंस हैं वो ज्यादा होंगी। ऑब्वियसली केस 2 में नंबर ऑफ इंटरैक्शन ज्यादा होंगी और केस 1 में कम होंगी। तो जब नंबर ऑफ इंटरैक्शन ज्यादा हैं तो क्या मॉलिक्यूल्स आसानी से मूव कर पाएंगे? अगर दो ह्यूमन, जैसे हम दो दोस्तों की बात करें तो दो दोस्तों में अगर क्लोजनेस ज्यादा होती है तो वो हर जगह एक साथ जाते हैं, अकेले अकेले नहीं जाते, तो मूवमेंट कभी कभी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अच्छा तू कॉलेज जाएगा तो मैं जाऊंगा, अदरवाइज मैं भी नहीं जाऊंगा, तो ये कॉमन केस है, ठीक है। सो यही चीज है कि अगर नंबर ऑफ इंटरैक्शन ज्यादा होती हैं तो मॉलिक्यूल्स का मूव करना डिफिकल्ट हो जाता है, और डिफिकल्ट मूवमेंट अगर हो रही है तो फ्लूइडिटी डिक्रीज हो रही है। सो हम यहां पर देखते हैं, अगर लॉन्ग चेन्स हैं, अगर लॉन्ग चेन्स होती हैं तो नंबर ऑफ इंटरैक्शंस ज्यादा होती हैं। अगर लॉन्ग चेन्स हैं तो नंबर ऑफ इंटरैक्शंस ज्यादा, और नंबर ऑफ इंटरैक्शन ज्यादा तो फ्लूइडिटी कम। नंबर ऑफ इंटरैक्शन ज्यादा तो फ्लूइडिटी कम, सिंपल। वहीं पर शॉर्ट चेन्स हैं, अगर शॉर्ट चेन्स हैं तो नंबर ऑफ इंटरैक्शंस भी कम, नंबर ऑफ इंटरैक्शंस भी कम, नंबर ऑफ इंटरैक्शंस कम तो फ्लूइडिटी ज्यादा, क्योंकि मूवमेंट आसान हो गई। मूवमेंट से कोरिलेट करके देखो कौन सी कंडीशन में मूवमेंट आसान है, जिसमें मूवमेंट ज्यादा वहां पर फ्लूइडिटी ज्यादा, जहां पर मूवमेंट कम वहां पर फ्लूइडिटी भी कम होने वाली है। सेकेंड केस जो हमें पढ़ना है दैट इज सैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड चेन्स। सैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड चेन्स। सो सबसे पहले आपको इसके लिए एक चीज समझनी है कि जहां पर भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, जहां पर भी अनसैचुरेशन है, बेटर टू मेंशन अनसैचुरेशन, जहां पर भी अनसैचुरेशन है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो वहां पर फैटी एसिड चेन में एक बेंड आता है। ये आप लोग याद रखोगे हमेशा कि जिस भी फैटी एसिड चेन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो वहां पर
एक बेंड आता है इन द चेन, जैसे आप देख पाओगे अनसेचुरेशन केस जहां पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो बेंडिंग हो रही है चेन्स की। वहीं पर सेचुरेशन के केस में ऐसी कोई बेंडिंग नहीं होती। सेचुरेशन के केस में स्ट्रेट चेन्स है, कोई बेंडिंग नहीं है। तो मुझे ये सोच के बताओगे कि क्लोज पैकिंग किस में होगी, जहां पर बेंड है वहां पर क्लोज पैकिंग होगी या जहां पर स्ट्रेट चेन्स है वहां पर क्लोज पैकिंग होगी। देख भी सकते हो यहां पर बेंड है, यहां पर बेंड है, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया ना, जहां बेंड है वहां के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, जबकि यहां पर देखो इक्वल डिस्टेंस है। तो हम खुद कह सकते हैं कि जहां पर सेचुरेशन है, जहां पर सेचुरेशन है, स्ट्रेट चेन्स है, तो वहां पर क्लोज पैकिंग होगी। अगर क्लोज पैकिंग है, मॉलिक्यूल बहुत पास आ गए हैं, तो क्या मूवमेंट हो सकती है? मूवमेंट डिफिकल्ट हो जाती है। मूवमेंट डिफिकल्ट हो जाती है तो फ्लूइडिटी भी कम हो जाती है। यहां पर क्लोज पैकिंग नहीं है, अगर क्लोज पैकिंग नहीं है तो फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी क्योंकि मूवमेंट जो है वो आसान हो चुकी है। तो आपको जब क्वेश्चन आता है, आपको टेम्परेचर की कंडीशन दी जाती है कि हमने ये टेम्परेचर दिया है और इस तरीके का टेम्परेचर है, आप हमें बताओ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या चेंज आएगा। देखो टेम्परेचर इज अ नेचुरल फिनोमिना, टेम्परेचर आप लेबोरेटरी में कंट्रोल करते हो, लेकिन अगर हम नेचर के कंपोजिशन की बात करें तो नेचर कंट्रोल करती है टेम्परेचर को। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमेशा चाहती है कि मैं जब भी रहूं तो अपनी एक कांस्टेंट फ्लूइडिटी पे रहूं, मेरी फ्लूइडिटी ज्यादा फ्लक्चुएट ना करे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी फ्लूइडिटी को हमेशा मेंटेन करके रखना चाहती है और नेचर जो है टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन शो करता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में अपने कंपोजिशन को बदलती है। क्या याद रखोगे? every plasma membrane, every membrane wants to complete or you can say keep a constant fluidity। हर एक मेम्ब्रेन चाहती है कि मेरी फ्लूइडिटी जो है वो ज्यादा फ्लक्चुएट ना रहे, कांस्टेंट रहे। टेम्परेचर इज अ नेचुरल फिनोमिना, टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, टेम्परेचर चेंज होता है, तो उसके रिस्पॉन्स में मेम्ब्रेन अपनी फ्लूइडिटी को चेंज करती है। अब क्या होता है, आपने तराजू देखा है, सबने तराजू में दोनों हम क्या करते हैं इक्वलाइज करते हैं, दोनों चीजों को बराबर करते हैं, एक मेंटेन करके रखते हैं कि दोनों बराबर हो जाए। तो आप क्या करते हो कि आप शिफ्ट करते हो, अगर कोई चीज भारी है ऊपर चला गया तो वो नीचे कर लेंगे, इस तरह से हम उसको चेंज करते हैं। सिमिलरली अगर टेम्परेचर आपकी फ्लूइडिटी को बढ़ाता है तो मेम्ब्रेन उसको कम करती है ताकि बराबर हो जाए। ये करते हैं ना, प्लस माइनस करके सेम वैल्यू लानी है, वही करना है, ठीक है। तो अगर ये बढ़ा रहा है टेम्परेचर, अगर फ्लूइडिटी बढ़ा रहा है तो हमें माइनस करनी है ताकि बराबर रहे, कांस्टेंट रहे। और अगर टेम्परेचर जो है इसको घटा रहा है तो आपको कंपोजिशन की वजह से बढ़ानी है ताकि ये फिर से बराबर हो जाए। तो आपको इस चीजों को समझना है। अभी आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो एक बार क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले, फॉर एन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड आपको मेल्टिंग पॉइंट बताना है। मेल्टिंग पॉइंट किस तरीके से चेंज होता है? मेल्टिंग पॉइंट का क्या होता है? एक सिंपल सा क्वेश्चन, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड से लिक्विड में जाना। सिंपल, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड में जाना। तो सॉलिड को आप क्या समझोगे? फ्लूइडिटी कम है। सॉलिड से आप क्या समझोगे? फ्लूइडिटी कम है। सॉलिड में मॉलिक्यूल बहुत पास आ जाते हैं तो फ्लूइडिटी कम है, लिक्विड में फ्लूइडिटी ज्यादा है। तो मेल्टिंग पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं? मेल्टिंग करने से हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली मेल्टिंग करने से हम फ्लूइडिटी को ज्यादा से कम से ज्यादा की तरफ लेके जा रहे हैं। वेरी सिंपल, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड से लिक्विड में जाना। सॉलिड को अगर हम समझे तो सॉलिड में फ्लूइडिटी कम होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं, वहीं पर लिक्विड में फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा होती है। तो अल्टीमेटली हम मेल्टिंग पॉइंट से क्या कर रहे हैं? फ्लूइडिटी को कम से ज्यादा कर रहे हैं। अब कम से ज्यादा कब होती है? कम से ज्यादा कब होती है? तो मेल्टिंग पॉइंट, सबसे पहले तो मेल्टिंग पॉइंट कम कब होगा? एक मेल्टिंग पॉइंट कम कब होगा? कि जब ये फ्लूइडिटी का डिफरेंस कम होगा। वेरी सिंपल,
कि फ्लूइडिटी का डिफरेंस जब कम होगा तो कम से कम मेल्टिंग पॉइंट पर हमारा काम चल जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा कब होगा? जब फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा कम है, बहुत कम है, सॉरी, फ्लूइडिटी बहुत कम है, तो उस केस में वो बढ़ जाता है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? इंक्रीज कब होगा, डिक्रीज कब होगा। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा कब? जब फ्लूइडिटी बहुत कम है। फ्लूइडिटी बहुत कम कब होगी? जब इंटरैक्शन ज्यादा है। इंटरैक्शंस कब ज्यादा होंगे? जब लॉन्ग चेन फैटी एसिड होगी और उसके साथ साथ सैचुरेशन होगा। फ्लूइडिटी कम कब होती है? फ्लूइडिटी कम होने का मतलब क्या है? मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ गया। फ्लूइडिटी कम होने का मतलब क्या है? मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया। तो फ्लूइडिटी कम कब होती है? जब लॉन्ग चेन होंगी और उसके साथ साथ सैचुरेशन होगा। तो आप रिवाइंड करके एक बार रिवाइज भी कर सकते हो अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो। और मेल्टिंग पॉइंट कम कब होगा? जब थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़ी सी हीट देंगे और हमारा काम चल जाए। तो मेल्टिंग पॉइंट कब होगा? जब शॉर्ट चेन होंगी और अनसैचुरेशन होगा। तो मैच करके देखो आप ऑप्शंस में से। Melting point is increased by the length of hydrocarbon tail and increased by the degree of unsaturation. Unsaturation से decrease हो रहा है, increase क्यों लिख दिया भाई? increase लिख दिया इन्होंने, गलत। पहला ठीक लिखा है, सेकंड पार्ट गलत लिखा है। melting point is decreased, melting point decrease होता है by the length of hydrocarbon tail increased by the degree of unsaturation. unsaturation फिर से, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज बाय द लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन टेल एंड डिक्रीज्ड बाय द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब सही लिखा ना? जब इंक्रीज कर रहे हो लेंथ को तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, जब डिक्रीज कर रहे हो तो अनसैचुरेशन बढ़ रही है। मैच्ड? तो इस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट इज डिक्रीज बाय द लेंथ, नो। सो क्या तरीका होता है? देखो, हमें बहुत, आई डोंट नो कि हमें ये बहुत सिखाया जाता है या हम एक कॉमन नोशन है हमारी लाइफ साइंसेज में कि CSIR नेट इज वेरी डिफिकल्ट। CSIR नेट इज नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट दैट ये आपके कॉन्सेप्ट को बहुत डीप तक ले जाता है। अब ये सबको पता होगा और आई थिंक मोस्टली जो ये लेक्चर देख रहे होंगे वो पहले वाले लेक्चर में अनसैचुरेशन सैचुरेशन समझ के आए होंगे, और जिन्होंने नहीं देखी होगी उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे से समझी होगी, अच्छा इस तरीके से टेम्परेचर चलता है, इस तरीके से। लेकिन जब ये क्वेश्चन आया होगा कोई को रिलेट नहीं करेगा ये मेल्टिंग पॉइंट कैसे हो गया। हमें सिर्फ इतना सोचना था, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है सॉलिड से लिक्विड, फ्लूइडिटी कम से ज्यादा। तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा कब होगा? जब फ्लूइडिटी बहुत कम है। बहुत कम की कंडीशंस लिख दी। और मेल्टिंग पॉइंट कम कब होगा? कि थोड़ा सा डिफरेंस है, फ्लूइडिटी है लेकिन थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो उससे मेल्टिंग पॉइंट की हम थोड़ी सी एनर्जी देके उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो वो थोड़ी सी मतलब फ्लूइडिटी ज्यादा, तो फ्लूइडिटी ज्यादा कब होती है, एंड ये को रिलेट करके आंसर करना था। एंड इट इज नॉट अबाउट कि आपको इसके लिए बहुत लंबी चौड़ी मेहनत करनी है, नहीं, इसके लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है। जो जितने ज्यादा PYQs करेगा वो इतना ज्यादा ही इस कोरिलेशन, मैं इसको बोलती हूँ हमेशा जब भी मैं बैचेस में पढ़ाती हूँ तो मैं इसी चीज को बोलती हूँ कि कनेक्शंस बनाना सीखो। मैं उन्हें भी ये समझाती हूँ कि कभी भी एक दिन का पढ़ा हुआ एक दिन पर खत्म नहीं होता है। एक दिन का जो पढ़ा हुआ है वो बहुत टाइम तक आपके साथ चलता है, क्योंकि CSIR नेट कभी भी एक टॉपिक नहीं पूछता, वो टॉपिक्स को मर्ज करके क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से जब कनेक्ट कर पाओगे तो क्वेश्चंस अल्टीमेटली आसान हो जाएंगे। यही चीजें करनी है। जितनी ज्यादा PYQs प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा उस जोन में ऑटोमेटिकली आ जाओगे जहां पर आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अभी आप ग्राफ वाला क्वेश्चन देखोगे तो भी आप समझोगे ओ इतना आसान था, क्योंकि मैंने ये देखा है बैचेस में बहुत बार होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड दैट इज द थिंग, क्योंकि उन्होंने PYQs नहीं प्रैक्टिस किए होते। एंड मैं बार बार बोलती हूँ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि जब भी आप CSIR नेट की तैयारी करो कि अब आप सोच चुके हो कि अब मुझे शिद्दत से करनी है और यही है मेरे लिए। सो वन द वेरी फर्स्ट डे आपको नहीं आता चलेगा, क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन किए थे उसमें से 10 के 10 गलत कर लोगे, लेकिन उस 10 को गलत करने के बाद ये तो समझ में आता है ना, अच्छा इस तरीके का क्वेश्चन आता है, अच्छा ये इस टॉपिक का क्वेश्चन था, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज, जो हर एक गलती आप अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे करते हो वो आपको एक बेटर एक्सपीरियंस देती है और आपको हर एक सिंगल दिन इंप्रूव कराती है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, आप अपनी गलतियों से सीखोगे। डेली बेसिस पे जब गलतियां करोगे तो वो टॉपिक रिवाइज होगा। अच्छा मैंने आज ये टॉपिक पढ़ा था, 2 दिन बाद आपने आज जैसे आपने ये स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आज पढ़ा, 2 दिन बाद आपने इसके PYQs किए तो आपको समझ में आया मुझे मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। क्वेश्चन गलत होने का मतलब क्या होता है? मैंने बहुत बार देखा बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन गलत हुआ, उसकी
एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे एंड दैट्स इट। वो गलत है। जब आप का क्वेश्चन गलत हुआ तो अपनी नोटबुक उठाओ, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को पढ़ते टाइम तो आप उसके एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे जरूर पढ़ोगे। तो सिर्फ वो आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं रिवाइज करते, आप उसके साथ मिले जुले कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करते हो। एंड दिस इज हाउ यू डू द रिवीजन। पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन गलत हुआ अपनी नोटबुक पर जाओ, नोट्स में से रिवाइज करो रेदर देन गोइंग फॉर द एक्सप्लेनेशंस। क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है, अच्छा एक ऐसी बुक बता दो पीवाईक्यू जिसमें एक्सप्लेनेशंस होंगी। क्यों चाहिए? यू आर हैविंग नोट्स ना, आपने क्वेश्चन गलत किया, पढ़ो, जाओ उसको टॉपिक को रिवाइज करो, उसके बाद उसका क्वेश्चन करो। एक्सप्लेनेशन मिलने का तरीका यह है कि एंड ऑफ द टॉपिक एक्सप्लेनेशन मिल गई, अच्छा ठीक है यही क्वेश्चन गलत था, इसका आंसर हो गया, उसके आगे पीछे क्या, दैट इज हाउ डू द रिवीजन। और ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपका क्वेश्चन गलत हुआ, जाओ उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करो, क्योंकि अब लास्ट स्टेज पर इतना टाइम नहीं होता कि आप हर चीज रिवाइज कर पाओ, लेकिन क्वेश्चन से आप चीजें रिवाइज कर सकते हो। सो स्मार्ट स्ट्रेटेजी वर्क करती है, हार्डवर्क काम करता है, बहुत काम करता है, लेकिन सीएसआई नेट के लिए हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों चाहिए, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, change in fluidity of the cell membrane is due to change in saturation of level of fatty acid, change in protein conformation, cholesterol accumulation, type of glycol, that is due to change in saturation of fatty acid, जो अभी आपने पढ़ा। plants growing in cold environment generally have, अगर plant cold environment में है तो environment में क्या है, टेम्परेचर कम, टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम है, लो टेम्परेचर है तो फ्लूडिटी कम, फ्लूडिटी कम, लेकिन हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चाहती है, बैलेंस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चाहती है, बैलेंस। बैलेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्लूडिटी बढ़ानी पड़ेगी, फ्लूडिटी बढ़ानी पड़ेगी। फ्लूडिटी कब बढ़ेगी, जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे तो क्या होने वाला है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे तो क्लोज पैकिंग नहीं होगी, क्लोज पैकिंग नहीं होगी तो फ्लूडिटी बढ़ जाएगी। When a bacteria growing 20 to 20 degree Celsius are warmed at 37 degree Celsius, the most likely synthesize membrane lipids with more. 20 डिग्री पर रहता था, 37 डिग्री पर ले गए, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं मतलब फ्लूडिटी बढ़ा रहे हैं। सिमिलरली मेम्ब्रेन क्या चाहती है, मेम्ब्रेन चाहती है बैलेंस, बैलेंस के लिए फ्लूडिटी घटा दो, बैलेंस लाने के लिए फ्लूडिटी कम कर दो। फ्लूडिटी कम कब होती है, शॉर्ट चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे तो क्या होगा, शॉर्ट चेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड और ओके लॉन्ग चेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो आंसर क्या होगा, लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड। लॉन्ग चेन नंबर ऑफ इंटरैक्शन ज्यादा, नंबर ऑफ इंटरैक्शन ज्यादा, मूवमेंट कम, मूवमेंट कम, फ्लूडिटी कम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सैचुरेटेड, क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग होगी तो मूवमेंट कम, मूवमेंट कम तो फ्लूडिटी कम, हेंस द आंसर। The membrane phospholipid structures in bacteria and archaea differ. Which of the following correctly states the differences between the two? So bacterial membrane phospholipid consists of D-glycerol linked to hydrophobic chains with ester bond, whereas those of archaeal membrane consist of L-glycerol linked to hydrophobic tail through ether bond. ठीक है, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, जो आर्किल मेम्ब्रेन होती है उनके जो फैटी एसिड होते हैं उनमें ईथर बॉन्ड होता है और उसके साथ साथ ब्रांच्ड फैटी एसिड होते हैं, ब्रांच्ड फैटी एसिड भी होते हैं और ईथर बॉन्ड भी होता है। तो हमें देखना है कि सबसे पहले तो ऑप्शन में हमें ये कहा गया हो कि आर्कियल मेम्ब्रेन में ईथर बॉन्ड होते हैं, ईथर बॉन्ड, सेकंड वाली भी कहती है ईथर बॉन्ड है, थर्ड वाली क्या कहती है, एस्टर बॉन्ड है, गलत, फोर्थ वाली कहती है गलत। अब क्वेश्चन ये आता है कि किसमें डी ग्लिसरॉल है, किसमें एल ग्लिसरॉल है। तो जो बैक्टीरियल और यूकैरियोट्स होते हैं उनमें होता है डी ग्लिसरॉल विद द एस्टर बॉन्ड, वहीं पर आर्कियल मेम्ब्रेन में एल ग्लिसरॉल होता है विद द ईथर बॉन्ड। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बैक्टीरिया में जो होता है वो प्रेजेंट होता है डी ग्लिसरॉल, डी ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है, उसके साथ साथ एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन योर ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, एंड आर्कियल मेम्ब्रेन में ईथर बॉन्ड प्रेजेंट होता है विद द glycerol, L-glycerol. Cholesterol occurs in the membrane of only prokaryotes, eukaryotes, all higher animals, only plants.
So it occurs in all higher animals. Glycoconjugates on proteins on organelle intercellular membranes are oriented towards. आप सबको पहले तो ये याद रखना है, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स. ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं वो ओरिएंटेड होते हैं आउटसाइड द मेम्ब्रेन. सो जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं वो जो होते हैं मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ फेस करते हैं. एंड मेम्ब्रेन का जो एक्सटीरियर होता है, मेम्ब्रेन का जो एक्सटीरियर होता है उसका एनवायरमेंट इक्विवेलेंट होता है आपके ऑर्गेनेल के इंटीरियर से. ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं वो ओरिएंटेड होते हैं, दैट मीन्स वो फेस्ड होते हैं आउटसाइड द मेम्ब्रेन, बाहर की तरफ होते हैं वो. वहीं पर जो सेल इंटीरियर है, सेल का जो इंटीरियर पोर्शन होता है उसका एनवायरमेंट की बात हो रही है, सेल का जो एक्सटीरियर एनवायरमेंट होता है वो सिमिलर होता है ऑर्गेनेल के इंटीरियर से. तो क्या होगा, तो उन्होंने हमसे पूछा ग्लाइकोकंजुगेट्स, दैट मीन्स जिनके ऊपर शुगर्स लगी हैं, अगर वो ऑर्गेनेल पर हैं तो कैसे होंगे. तो ऑब्वियसली एनवायरमेंट सेम रखना होता है. सो जो आपके ऑर्गेनेल का इंटीरियर है वो सेल एक्सटीरियर से मिलता है, तो कहाँ की तरफ होंगे, अगर मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ हैं तो ऑर्गेनेल में अंदर की तरफ होंगे, दैट इज ऑन द ल्यूमन साइड, इंटीरियर को फेस करेंगे. इस चीज को याद रखना क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन सेक्शन सी में भी पूछा जाता है कि अगर आपने एक वेसिकल लिया और तो कौन सी ऐसी सिचुएशन में, आई थिंक बहुत बार आप लोगों ने ये PYQ देखा भी होगा, तो कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब एक वेसिकल का इंटीरियर एक्सटीरियर बन जाता है. जब आप किसी भी वेसिकल को सेल के बाहर लेके जाते हो, एक्सक्रीटरी फॉर्म में लेके जाते हो, सिक्रीट आउट करते हो, तो उसका जो इंटीरियर पार्ट होता है वो एक्सटीरियर में चला जाता है ताकि एनवायरमेंट जो है वो सेम रहे. क्यों, क्योंकि सेल का जो एक्सटीरियर एनवायरमेंट है वो ऑर्गेनेल के इंटीरियर से मैच करता है. एंड सेल ये इंश्योर करती है कि प्रोटीन जो है वो अपने सेम एनवायरमेंट में रहे, उसका एनवायरमेंट जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट ना करे, चेंज ना हो, क्योंकि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, वो चेंज हो जाएगा अगर उसका एनवायरमेंट चेंज हुआ. तो ये चीज का ध्यान रखना है. सो लाइपेसिस क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करते हैं ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का. ए का मैच हुआ थर्ड से एंड ऑप्शन में ए का मैच एक ही से. सो ऑलरेडी हमारे ऑप्शंस कट हो जाते हैं, ए ऑप्शन सही है. इसे बोलते हैं एलिमिनेशन. आप एक मैच करो, एक स्टेटमेंट ठीक करो और उसको एलिमिनेट करना शुरू करो, आपका टाइम भी बचेगा और आपको आसानी भी होगी. सो लाइपेसिस क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का. फ्लिपेसिस क्या करते हैं, फ्लिपेसिस आई आया है तो जो लिपिड को इनर लीफलेट पर भेजते हैं, आई आया ना तो ये लिपिड को इनर लीफलेट पर भेजते हैं, तो इसको आई से याद कर लेना. टू द, सो यहां पर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलर टू द साइटोसोलिक लीफलेट. साइटोसोलिक मतलब अंदर वाली, तो बी का मैच हुआ 1 से. फ्लोपेसिस ओ मतलब ये भेजते हैं आउटर लीफलेट पर, फ्लोपेसिस भेजते हैं आउटर लीफलेट पर. तो देख लो साइटोसोलिक टू द एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट, दैट इज सी का सेकंड. स्क्रैम्बलेस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करते हैं. सो ऑप्शन नंबर ए का थर्ड, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4. डन. So here we have membrane proteins are synthesized on endoplasmic reticulum and transported to various organelle. Obviously प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होता है, ER के ऊपर होता है और फिर उसको डिफरेंट लोकेशंस पर भेजा जाता है. ठीक है. One hypothesis for membrane protein sorting is hydrophobicity matching, that is protein with a shorter transmembrane portion would partition into thinner membrane. बहुत सिंपल सी चीज कही है कि किस तरीके से प्रोटीन प्रेजेंट होगा वो डिपेंड करता है हाइड्रोफोबिसिटी पर. जिनकी शॉर्टर हाइड्रोफोबिक टेल है, शॉर्टर हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, वो एक छोटी मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन पर जाएंगे. जिनके लॉन्ग हाइड्रोफोबिक सेगमेंट्स है वो थिकर मेम्ब्रेन्स पर जाएंगे. You are given following 3 observation. It was found that transmembrane portion of protein in Golgi are short than those of
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी सिंपल, गोल्जी में शॉर्ट हाइड्रोफोबिक रीजन है, गोल्जी में शॉर्ट हाइड्रोफोबिक रीजन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास लॉन्ग हाइड्रोफोबिक है। एंड इससे आप क्या कंक्लूड करोगे कि ये थिन होने वाली है और ये थिक होने वाली है। वेरी सिंपल, 3 ऑब्जर्वेशन दी गई है। प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इंक्रीजेस द थिकनेस ऑफ बाइलेयर, ओके। फॉस्फोलिपिड कंपोजिशन ऑफ गोल्जी एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सेम। फॉस्फोलिपिड जो कंपोजिशन गोल्जी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो सेम है। अगर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है तो थिकनेस बढ़ जाती है। इन तीनों के बेसिस पे आपको ये कंक्लूड करना है, ठीक है। प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव लॉन्ग ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन देन प्रोटीन्स इन गोल्जी, ठीक है, आपने सही बोल दिया। प्रोटीन इन गोल्जी हैव लॉन्गर, नो, गोल्जी में शॉर्टर है। प्रोटीन्स ऑफ बोथ गोल्जी एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव सेम लेंथ, नो, अलग अलग है, पता चल रहा है। कोलेस्ट्रॉल इज मोर इन गोल्जी, गोल्जी की जो मेम्ब्रेन है वो थिन है और कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है, थिक बना रहा है। तो गोल्जी जो है उसमें कोलेस्ट्रॉल कम होने वाला है। ज्यादा कैसे हो गया, देखो इसमें कुछ नहीं करना था, उन्होंने खुद ही लॉजिक दिया था, उस लॉजिक को समझ के एक कंक्लूजन निकालना था और उस पर स्टेटमेंट बतानी थी। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एंड आते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर एनालिसिस, आप कितने अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ पाते हो, कितना उस टाइम पे पेशेंस रख पाते हो ताकि आप समझ पाओ कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। दैट इज द ट्रिक। जो एग्जामिनेशन हॉल में पेशेंस के साथ चला गया, माइंड को कंट्रोल कर पाया, वो डेफिनेटली क्वेश्चन कर लेगा। यही ट्रिक है, शांत रहना इज द अल्टीमेट ट्रिक टू विनिंग योर CSIR नेट एग्जाम। जितना पढ़ लो, अगर उस दिन एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के परेशान हो रहे हो, अनकंफर्टेबल हो रहे हो, दिमाग नहीं चल रहा है, सब गया। सो बेटर जब भी अब डेली बेसिस पे जब PYQ प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपने आप को उस टाइम पे बोलो, आई नीड टू काम डाउन। बहुत बार होता है, हमारे साथ भी हुआ है, बहुत बार होता है हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और इतनी हड़बड़ाहट में कर रहे होते हैं। बहुत बार होता है, हमारे साथ भी करते हैं, हम भी करते हैं। अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको ढंग से पढ़ेंगे ही नहीं, भाई उसको पढ़ तो लो, उसको समझ तो लो वो क्या पूछ रहे हैं। तसल्ली के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जैसे जैसे ये चीजें आपकी प्रैक्टिस में आएंगी ना, आप बेटर हो जाओगे। जब आप डेली बेसिस पे ये चीज सोचोगे कि मुझे शांति से बैठ के क्वेश्चन करना है, तो अल्टीमेटली एग्जामिनेशन हॉल में भी आप उसी जोन में जाओगे और उसी जोन में आप काम करोगे। मेक इट अ हैबिट। Glycophoring of red blood cell membrane spans the membrane only once and the N terminal is projected extracellularly and C terminal is exposed to the cytosolic side with the help of antibodies labeled with fluorophore against N terminal and C terminal. Orientation of glycophorin across membrane can be verified. Which of the following is correct? So आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, जब N terminus अंदर की तरफ जाता है तो वो क्लीव ऑफ हो जाता है। तो अब N terminal और C terminal जो है वो दोनों के दोनों इंटैक्ट है। तो हम C टर्मिनल और N टर्मिनल दोनों के एंटीबॉडीज को यूज करके ओरिएंटेशन समझ सकते हैं, ओरिएंटेशन स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओके, while testing the effect of several potent anti-cancer compounds on cycling human oral cancer cells, a student observed that a major percentage of cells shows DOS deep cell death after 12 hours of drug treatment. However, the remaining cells repopulated the culture dish once the compounds were removed and the cells were cultured in complete medium. The student made the following assumptions. So, आपको एक समझना है, जो भी आपकी कैंसर सेल्स की पॉपुलेशन होती है, उन्हीं कैंसर सेल की पॉपुलेशन में एक बहुत स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स होती है जिन्हें हम बोलते हैं कैंसर स्टेम सेल्स। कैंसर सेल्स ही हैं, लेकिन वो और मॉडिफिकेशंस के साथ बन जाती हैं कैंसर स्टेम सेल्स। कैंसर स्टेम सेल्स में होता है, यहां पर लिखा हुआ एपिथेलियल टू मेसेनकाइमल ट्रांजिशन, दैट इज वो अपने एपिथेलियल नेचर से चेंज होकर मेसेनकाइमल नेचर पे चल जाती है। एंड इनका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि इन पे एंटी कैंसर ड्रग्स जो है असर नहीं करते। क्या याद रखना है, कैंसर सेल की पॉपुलेशन में एक सब पॉपुलेशन है जिन्हें हम कहते हैं कैंसर स्टेम सेल्स, जिनका फीचर क्या है कि इन पे एंटी कैंसर ड्रग अटैक नहीं करते। अगर एंटी कैंसर ड्रग अटैक नहीं करेंगे तो ये मरने भी नहीं वाली, जिसकी वजह से ये वापस से ग्रो कर जाती हैं और कैंसरस बन जाती है। इनमें मेजर फीचर क्या होता है कि ये अपना एपिथेलियल नेचर शो करके मेसेनकाइमल नेचर की तरफ मूव कर चुकी होती हैं। तो यहाँ पर इस स्टूडेंट ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो इसने देखा कि सेल्स डाई आउट हुई, लेकिन कुछ टाइम बाद दोबारा से पॉपुलेशन आ गई। तो क्यों हुआ?
Not all cells were equally affected by the compounds as they were not synchronized before treatment. Compounds selectively killed cells which were in G0 phase. Cancer stem cells were impermeable to the effect of compounds and therefore repopulated. यही समझाया कि उन पे असर नहीं होने वाला. ठीक है. The cancer cells differentiated into a mesenchyma. ये भी समझाया है. बट हमारे पास ऑप्शन बी क्या कहता है? कंपाउंड सिलेक्टिवली किल्ड सेल्स विच वर इन G0 फेज. वाई? ऐसा कुछ नहीं है. सो ये गलत. बी गलत. तो हमारे ये दोनों ऑप्शन भी गए. ए एंड बी से ये भी गया. हेंस द करेक्ट आंसर इज ए एंड सी. तो आपको ये याद रखना है, कैंसर सेल्स की पॉपुलेशन में एक बहुत स्पेसिफिक सब पॉपुलेशन होती है जिसे हम कैंसर स्टेम सेल्स कहते हैं, जिनके पास एंटी कैंसर ड्रग पर अटैक रोकने की एबिलिटी है. वो ईएमटी शो करती है, एपिथेलियल से मीसेंकाइमल सिलेक्शन की तरफ, ट्रांजिशन की तरफ मूव कर चुकी होती है और वापस से कल्चर को रिपॉपुलेट कर सकती हैं. नेक्स्ट, ट्यूमर सेल्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम अ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट. These cells were injected into the nude mice and they were divided into 4 groups. फर्स्ट वाले में EGF रिसेप्टर है conjugated with methotrexate. ग्रुप 2 में ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है conjugated with methotrexate. ग्रुप 3 में मेनोज रिसेप्टर है conjugated with methotrexate. ग्रुप 4 में सेम अमाउंट ऑफ फ्री ड्रग. किसमें ट्यूमरोजेनिक वुड बी मिनिमम? ट्यूमरोजेनिक इंडेक्स क्या है? ट्यूमर जनरेट करने की एबिलिटी. तो वो पूछ रहे हैं चारों में से किसमें मिनिमम एबिलिटी होगी, किसमें मिनिमम एबिलिटी होगी. तो हमें क्या पढ़ना है? मेथोट्रेक्सेट क्या है? एंटी कैंसर ड्रग है. मेथोट्रेक्सेट एक एंटी कैंसर ड्रग है. जिस भी सेल में ड्रग अंदर चला गया वो काम कर देगी. जिस भी केस में ड्रग सेल के अंदर चला गया वो काम करेगा और वहां पर ट्यूमर फॉर्मेशन मिनिमम होगा. अब ध्यान से समझो, सबने पढ़ा होगा ट्रांसफेरिन जो है वो एंडोसाइटोसिस से सेल के अंदर जाता है. पढ़ा है? ट्रांसफेरिन अपने रिसेप्टर पर बाइंड करता है और ये रिसेप्टर लिगेंड कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एंडोसाइटोस होता है. सो जब इसके ऊपर ट्रांसफेरिन रिसेप्टर लगा है, उसी रिसेप्टर पे मेथोट्रेक्सेट है. रिसेप्टर सेल के अंदर जाएगा, ड्रग हमारा सेल के अंदर. ड्रग सेल के अंदर ट्यूमरजेनिक प्रॉपर्टी मिनिमम, क्योंकि ड्रग अपना काम करेगा. Hence, cancer would not be developed. Next question. Cancer-causing genes can be functionally classified into mainly 3 types. Genes that induce cell proliferation, tumor suppressor genes, genes that regulate apoptotic pathway. Epstein-Barr virus that causes cancer by modulating apoptotic pathway contains a gene having sequence homology with which of the following? Epstein-Barr virus किससे मिलता है? apoptotic pathway से मिलता है. अपोप्टोसिस को कंट्रोल करते हैं BCL2 जीन्स. हेंस किससे होमोलॉगी होगी? BCL2 जीन से होमोलॉगी होगी. इतनी इंफॉर्मेशन का कोई यूज नहीं था, बस यूज इसका था कि एप्स्टीन बार वायरस का जो जीन है वो मिलता है अपोप्टोटिक पाथवे से. अपोप्टोटिक में BCL2 जीन्स काम करते हैं. होमोलॉगी किससे होगी? BCL2 जीन से होगी. अब इससे क्या सीखोगे? इससे सीखोगे काम माइंड, फास्टर रीडिंग. क्वेश्चन को जल्दी भी पढ़ना है, क्वेश्चन को जल्दी एनालाइज भी करना है और शांत माइंड से उसको सोचना भी है. दैट इज द थिंग यू नीड टू लर्न. चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर कम्युनिकेशन शोन बिलो विल ओवरराइड द प्रोसेस ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट एंड लीड टू कैंसर. किस किस केस में आपको ये 4 पाथवे दिए हुए हैं, आपको ये बताना है किस किस केस में ये पाथवे जो है इनको ओवरकम कर लेते हैं एंड कैंसर का डेवलपमेंट होता है. ये क्या दिखा रहा है? एंजियोजेनेसिस. बिल्कुल सही, एंजियोजेनेसिस होता है आपके कैंसर में. ए ऑप्शन 2 में है. चलो अब आगे बढ़ते हैं. ये डेल्टा नॉच की सिग्नलिंग, डेल्टा नॉच की सिग्नलिंग कहां पर होती है? डेल्टा नॉच की सिग्नलिंग न्यूरल सेल्स में देखने को मिलती है, न्यूरल सेल के डेवलपमेंट में देखने को मिलती है. तो इसका कोई लेना देना नहीं है हमसे, तो हम इसको नहीं रखने वाले. अपोप्टोसिस को रोका जाता है. अगर कैंसर सेल है तो वहां पर अपोप्टोसिस नॉन फंक्शनल होता है. ठीक है, ए एंड सी आर करेक्ट. ऑप्शन नंबर डी. यहां पर साइटोस्केलेटन चेंजेस ये क्यों काम करते हैं? आपकी सेल मूवमेंट में काम करते हैं बेसिकली आपके. तो हमें सेल मूवमेंट अभी नहीं देखनी, हमें अभी देखनी है कौन से पाथवे को नॉन फंक्शनल किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन देखोगे अब आएगा मजा. A virus infects a particular cell type
integrates its genome into a site that contains a proto-oncogene, transforms the cell and increases the level of protein X, which increases cellular phosphorus. कुछ नहीं करना, ये समझना है अगर X है तो सेलुलर पॉलिफरेशन बढ़ जाता है जी. फर्स्ट लाइन हमें ये समझा रही है, कहीं पर भी अगर X है तो वहां पर सेलुलर पॉलिफरेशन बढ़ जाता है. Compound P is known to increase the level of tumor suppressor protein in that cell type, whereas compound Q helps in stimulating a protein Z that can bind to X, rendering it inactive. पहली चीज, अगर P है तो P किसको एक्टिवेट कर रहा है? ट्यूमर सप्रेसर को. ठीक है, ध्यान से देखना, अगर ट्यूमर सप्रेसर एक्टिव है तो क्या सेल पॉलिफरेशन होगी? सेल पॉलिफरेशन डिक्रीज करेगी. वेरी सिंपल, लिखा हुआ है P क्या करता है? इंक्रीज द लेवल ऑफ ट्यूमर सप्रेसर. ट्यूमर सप्रेसर को अगर इंक्रीज करेगा तो सेल पॉलिफरेशन डिक्रीज करेगी. Q क्या करता है? X से बाइंड करता है, जिसकी वजह से X जो है वो इनएक्टिव हो जाता है. X इनएक्टिव तो सेल पॉलिफरेशन कम. वेरी सिंपल. Which of the following graph correctly represent the mode of P and Q? इन्होंने हमें बोला P और Q का क्या काम होगा. P और Q अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? यहां पर क्या है? परसेंटेज ऑफ सेल पॉलिफरेशन, एंड P और Q एब्सेंट और प्रेजेंट, ये नीचे वाले पे. तो P और Q क्या कर रहे हैं? P जब ट्यूमर सप्रेसर को एक्टिवेट कर रहा है तो सेल पॉलिफरेशन डिक्रीज. Q जब काम कर रहा है तो X को इनएक्टिव करते हो, सेल पॉलिफरेशन डिक्रीज. दोनों क्या काम कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं. सिंपल सी एक कंडीशन को अगर अच्छे से ग्राफ को स्टडी करोगे, एक कंडीशन ऐसी दिखा रहा है जब दोनों एक साथ हैं. तो मुझे ये बताओ, जब अकेले अकेले हैं और जब एक साथ हैं, जब P और Q दोनों अकेले अकेले भी डिक्रीज कर रहे हैं तो एक साथ भी डिक्रीज करेंगे. दैट मीन्स जब P और Q दोनों एक साथ काम करेंगे तो मिनिमम सेल पॉलिफरेशन होगी. मिनिमम सेल पॉलिफरेशन ध्यान से देखोगे तो एक ही ग्राफ दिखाता है, वो है ये. हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. स्टेटमेंट्स को समझना सीखो. सबसे आसान तरीका होता है सेक्शन सी के क्वेश्चन में आप लोगों को फ्लो चार्ट बनाना आना चाहिए. मैंने कुछ नहीं किया, इन्होंने मुझे थ्योरी लिख के दी थी और मैंने उसको अपनी टर्म्स में एक फ्लो चार्ट में लिख दी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं फ्लो चार्ट अच्छे से पढ़ लूंगी. मैं इसको 4 बार पढ़ूं, 4 बार टाइम भी वेस्ट करूंगी और समझ में भी नहीं आएगा. लेकिन यहां से मैंने देख लिया, अच्छा ठीक है, लास्ट में क्या पूछ रहा है? सेल पॉलिफरेशन पूछ रहा है. तब अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा कि P क्या काम कर रहा है, Q क्या काम कर रहा है, वो लिख लो. उसके बाद तो पता ही चल जाएगा ना सेल पॉलिफरेशन के टर्म्स में क्या होने वाला है. दैट इज अगेन अ कनेक्शन. जब कनेक्ट कर पाएगा वो कर लेगा. दिस इज हाउ यू डू योर ग्राफ क्वेश्चंस. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन. आई होप आप लोगों को बहुत सारी इंसाइट्स मिली होंगी, बहुत सारे तरीके मिले होंगे कि आप अपनी प्रिपरेशंस को कैसे बेटर कर सकते हैं. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू.